जोहार। मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, बिहार में चुनाव होने वाले हैं कुछ महीनों के बाद और चुनाव में बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। राजनीति का अपराधीकरण और अपराधियों का राजनीतिकरण, ये बिहार में कोई नई बात नहीं है और ये 80 के दशक में कामदेव सिंह के समय जो शुरू हुआ था सिलसिला, आज तक जारी है और ये निरंतर होता रहता है। अभी आप अनंत सिंह के का एक विवाद आपने देखा होगा, उन पर फायरिंग का आरोप लगा। उन्होंने कहा कि हम हमारे लोगों पर फायरिंग कराई गई। ये सब अलग चल रहा है। इधर नीतीश कुमार को लेकर अटकलें लग रही हैं कि नीतीश कुमार का क्या रुख रहेगा, क्या वे पलटी मारेंगे, नहीं मारेंगे। बहुत कयास लगे कि जनवरी में मकर संक्रांति के बाद पलटी मारेंगे। हालांकि अभी तक जो है एनडीए बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि जदयू में राजनीतिक वारिस नीतीश कुमार का कौन बनेगा और उनके बेटे निशांत कुमार की बात भी सुनने में आ रही है कि वो राजनीतिक वारिस हो सकते हैं। इन खबरों में कितनी सच्चाई है, इस पर बात करेंगे। बात यह भी करेंगे कि पप्पू यादव, जिन्होंने लॉरेंस गिरोह को 24 घंटे के अंदर खत्म कर देने की चुनौती दी थी, अब वो इतने डर गए हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कह रहे हैं कि हेमंत भैया बचा लो, Z+ सिक्योरिटी दे दो, क्योंकि केंद्र सरकार और बिहार की सरकार मुझे सुरक्षा नहीं दे रही है। पप्पू यादव क्यों इतने डरे हुए हैं, इस पर भी बात करेंगे। और बात यह भी करेंगे कि बिहार की राजनीति में जो अब चुनावी जो दांव पेच शुरू हो गए हैं, कोई दिखता किधर है, जा रहा है किधर, और कोई कहीं दिखाई दे रहा है पर उसकी रुचि कहीं, रुझान कहीं और दिखाई दे रहा है। तो इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राकेश रंजन है। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनमन की बात में। तो शुरुआत करते हैं, नीतीश का राजनीतिक वारिस क्या निशांत बनेंगे? और अगर निशांत राजनीतिक वारिस बनेंगे तो फिर जो आरजेडी के खेमे में और कांग्रेस के खेमे से जो प्रतिक्रिया आ रही है, इन प्रतिक्रियाओं को किस रूप में देखेंगे? और क्या जेडीयू के अंदर जो श्रवण कुमार जैसे लोग हैं, जो सही मायनों में नीतीश कुमार के श्रवण कुमार ही बने हुए हैं, एक तरह से नीतीश कुमार उनके राजनीतिक अभिभावक हैं, और अशोक चौधरी जो इतनी चर्चा में रहते हैं, और जब तब नीतीश कुमार कभी उनको शोक सभा में माला पहना देते हैं, कभी कंधे पे हाथ रख के कुछ कह देते हैं। इन सारे लोगों का क्या होगा जदयू में अगर निशांत को राजनीतिक वारिस नीतीश कुमार बनाते हैं? और क्या नीतीश बनाएंगे, ऐसा करेंगे, आपको क्या लगता है? देखिए, कुल मिला के जो बिहार का जो राजनीतिक इतिहास है और जो राजनीतिक पृष्ठभूमि में जाएंगे तो आपने जो भी बातें कही शुरुआत में, वो राजनीति के अपराधीकरण का मामला हो, जो बाहुबल धनबल के इस्तेमाल का, और जो सियासी जो चलती है पारिवारिक जो उत्तराधिकार के रूप में बातें कही जाती है, तो इस मायने में आप देखेंगे तो जो आपने कहा श्रवण कुमार के बारे में, विश्वसनीयता के बारे में, आस्था उनके बारे में, तो स्वाभाविक है कि श्रवण कुमार उस दौर के साथी हैं उनके, जब इक्के दुक्के लोग जब लालू जी से अलग हो करके, लालू या जदयू से अलग हो करके बाद में आरजेडी बना था, तो उस हिसाब जनता दल से अलग होके जब इन्होंने समता पार्टी का गठन किया था, तो उस समय से श्रवण कुमार साथ हैं और लगातार जीते रहे हैं, विधायक हैं। जब संगठन खड़ा करना था तो उस दौर में साथ थे, तो स्वाभाविक रूप से उनके भी कुछ तो महत्वाकांक्षा होगी, क्योंकि हैं, ठीक है, मार्गदर्शक हैं, उनके नेतृत्व में कर रहे हैं। लेकिन लगता है कि अगर नीतीश के बाद अगर किसी की चर्चा होगी तो स्वाभाविक है उनकी भी महत्वाकांक्षा होगी, जो भी बातें होंगी। और चूंकि वो सहज रूप से रहे हैं, उन्होंने अभी कभी अपनी महत्वाकांक्षा का इजहार नहीं किया। लेकिन जहां तक उनके उत्तराधिकार की बात हो रही है और उनके पुत्र निशांत के राजनीति में आने की जो चर्चा अभी जोर पकड़ी है एक बार की, उसमें देखें कि राजनीति में अपने उत्तराधिकारी को स्थापित करने की जो परंपरा है, बिहार की परंपरा, शुरुआती आइए श्रीकृष्ण सिंह से लेकर चलिए, बाद के दिनों में कर्पूरी ठाकुर तक आइए, और फिर उसके बाद जब लालू की शुरुआत हुई, लालू जी हो गए, नीतीश जी हो गए, और जो भी हो उस दौर में रामविलास पासवान, जीतन राम मांझी भी हैं ही हैं तब, क्योंकि वो भी तो जनता दल के समय से ही। लेकिन नीतीश ने ऐसी किसी परंपरा को बढ़ाया नहीं, प्रश्रय भी नहीं दिया। लालू जी का जब राजनीतिक उत्कर्ष हुआ, सांसद बनने के बाद जब आए, कर्पूरी के बाद जब उनको 90 में जब मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली, उसके बाद जो आगे करने की बात थी, तो एक बात को लेकर के उनकी तो बदनामी थी कि जिन भाई ने उनको आगे बढ़ाया, जो कम से कम गांव के फुलबरिया से लेकर के जो पटना दिखाया जिनको, उसी के माध्यम से जो उनके भाई कर्मचारी थे पशुपालन विभाग में, उनके यहाँ रहना हुआ। नहीं तो उस दौर में बातें
बहुत दूर की मानी जाती थी, कोई पटना में भी जाके पढ़ लेगा, और खासतौर से लालू की जो जी पृष्ठभूमि रही है, पारिवारिक पृष्ठभूमि। लेकिन बढ़ाने की बात आई तो सबसे पहले, चूंकि बाल बच्चे उनके छोटे थे, तो बढ़ाना किसको किया उन्होंने? पहले सालों को बढ़ाया, साधु जी आए, सुभाष जी आए, उनको किसी माध्यम से नौकरी दिलाया, फिर एमएलसी बनाया, फिर लोकसभा जीते गए, स्थापित होते गए। अपने भाई पक्ष मतलब घर के पक्ष को नहीं देखे। बाद के दिनों में जो स्थिति बनी और लगा कि अब अनियंत्रित हो रहा है, सत्ता से दूर चले गए, तो साले लोग कहाँ चले गए। और जो स्थिति थी घर में, द्वंद की भी स्थिति थी, बड़ी लड़की का मामला था, और होता है स्वाभाविक रूप से माना जाता है कि उत्तराधिकार किसको दीजिएगा भाई, तो पुत्र को ही प्राथमिकता देने की बात होती है। तो उन्होंने आनंद फानंद में ठीक है आगे किया, दोनों बेटों को, तेजस्वी को भेज दिया राघोपुर चले जाइए, एक महुआ चले गए, बगल में होता है वैशाली जिले का। जी ठीक है, आगे राजनीति में चलने लगे। वो भी बहुत मतलब है कि उन्होंने आगे किया, बेटे की महत्वाकांक्षा रही होगी, लेकिन उतनी उम्र नहीं थी कि उनका बीता जा रहा था, तो उन्होंने आगे। लेकिन रामविलास जी के बारे में बात हो रही थी कि रामविलास जी के पुत्र जो चिराग पासवान होते हैं, उनका रामविलास जी से ज्यादा उनके पुत्र का दबाव था कि भैया हम तो कर लिया जो भी करना था, इधर हम फिल्म में भी काम कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब तो कुछ अस्थाई हमारा भी कारोबार चाहिए। तो उनके रहते वो बिल्कुल। राजनीति राजनीति में आए, जो कि हम विस्तार से कर लेते हैं चर्चा की, तो राजनीति में आए, और उनके रहते ही उन्होंने पार्टी पर भी कब्जा किया, जो आप एक देखे होंगे। एक बात ये भी है कि नीतीश कुमार की बात कर रहे थे हम लोग। लालू के बेटे तेजस्वी क्रिकेटर बनना चाहते थे और हाँ, क्रिकेटर नहीं बन पाए, औसत दर्जे के क्रिकेटर भी नहीं बन पाए, तो राजनीति में आना उनके लिए मजबूरी थी, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं था, शिक्षा उनके पास है नहीं, और क्रिकेटर वो बन नहीं पाए। चिराग पासवान के साथ भी यही दिक्कत थी, वो चेहरा मोहरा बढ़िया है, उनको लगा कि पिताजी भी प्रभावशाली व्यक्ति हैं, पैसे की कमी नहीं है, तो फिल्म प्रोड्यूस करा लेंगे, हो सकता है हिट कर जाए। लेकिन सिनेमा चला नहीं उनका। जिस कंगना रनौत के साथ उन्होंने पहली फिल्म की थी, कंगना आज एमपी बनी है, चिराग उनके बहुत पहले हार मानकर आ गए राजनीति में। नीतीश कुमार के बेटे के साथ ऐसी कोई स्थिति नहीं थी, वो एक तरह से शुरू से ही नेपथ्य में रखे गए, और नीतीश कुमार लगातार रामविलास पासवान हो या लालू यादव हो या दूसरे नेता हो, उनके परिवारवाद को निशाना बनाते आए हैं। ऐसी स्थिति में क्या लगता है कि नीतीश कुमार ये रिस्क लेंगे इस समय में कि वो अपने बेटे को राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर दें? और 50 साल की उम्र में अगर राजनीतिक पारी शुरू भी करते हैं निशांत, तो पार्टी के अंदर कितने एक्सेप्टेबल होंगे? देखिए कुल मिला के हम वही आ रहे हैं। तो जो उत्तराधिकार का मामला चलता था, तो इस मामले में नीतीश जी कम से कम पाक साफ थे। वो कहते थे कि कर्पूरी जी जिस तरीके से अपने लड़के को नहीं लाए, उनके बेटे को भी बाद में राजनीति में लाया गया। कर्पूरी जी के बाद रामनाथ ठाकुर आए, तो नीतीश ही लाए थे, उनको बनाए, एमएलसी वगैरह बनाए, फिर बाद में मंत्री वगैरह बने। लेकिन इनके बेटे कोई ऐसा नहीं है, उम्र का भी जो हिसाब किताब देखिएगा, तो ऐसा नहीं है कि अभी बच्चे हैं या बहुत युवा, अभी तो 50 के करीब पहुंचने को हैं नीतीश जी के भी लड़के, लेकिन कहीं कोई जल्दीबाजी नहीं दिखाई। तो एक वारगी जब अब चर्चा इस बात की हो रही है, और खास तौर से इस मौके पर हो रही है जहां नीतीश की तमाम राजनीतिक उपलब्धियों को, जो सकारात्मक चीजें हैं, जो कह रहे हैं कि बिहार में बहुत तरीके से बदलाव किए मुख्यमंत्री के रूप में, और जो भी काम कर रहे हैं, उसके अलावे उनमें जो नकारात्मकता ढूंढी जा रही है, भ्रष्टाचार के मामले देख लीजिए, अपराधियों के संरक्षण का बात देख लीजिए, और भी जो भी मामले हैं, भ्रष्टाचार की बात देख लीजिए, नौकरशाही के हावी होने की बात देख लीजिए, जो तमाम नकारात्मक जो निकाला जाता है राजनीति में जो चलता है, उसके अलावे ले दे के पूछी जो नीतीश कुमार के पास एक ही बचती है कि वो परिवारवाद नहीं कर रहे हैं, और खुद कम से कम भ्रष्टाचारी नहीं है, सीधे तौर पर जो नेताओं पर आरोप लगता रहा है। वैसी परिस्थिति में उनके बेटे का एक बारगी राजनीति में आ जाना, और इस बात की चर्चा होना, डेडलाइन भी तय कर देना, तमाम चीजें हो रही है। तो मेरे हिसाब से, और मेरा जो अनुभव कहता है राजनीति, और जो बिहार को हम समझ रहे हैं और नेताओं को जितना देखा है समझा है, उस हिसाब से ये जो तमाम चीजें हैं, इससे नीतीश कुमार कहीं वाकिफ नहीं है। भले इस बात की चर्चा हो रही हो कि उनके पुत्र आ रहे हैं, लोग उनको समझा रहे हैं कि पुत्र को ले लीजिए, राजनीति में ले आइए, सब कुछ कर लीजिए, लेकिन सीधी सी बात है यह समझने की कि नीतीश कुमार भले आज की तारीख में मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जो भी बातें हो रही है वो राजनीति
उनका जो राजनीतिक जीवन है उसके बहुत कठिन दौर में भी है, इस रूप में कि अब उनको उम्र के आधार पर खारिज करने की बात हो रही है। विपक्ष के लोग उनके दिमागी स्थिति पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि ऐसी बात होती नहीं है। आप श्री कृष्ण सिंह के समय भी देख लीजिए, उनकी भी स्थिति एक उम्र के पड़ाव पर आकर के क्या हो गई थी, नहीं हो गई थी। और सबकी बात छोड़ दीजिए, तो नीतीश जी के तो गुरु, राजनीतिक गुरु अगर मान लीजिए जॉर्ज फर्नांडिस को, तो उनके साथ ही बिहार की राजनीति में क्या हुई थी, और इन्हीं नीतीश को क्या जिम्मेदार किस कदर कसूरवार बताया जा रहा था। तो जहां आज की तारीख में तमाम नकारात्मक चीजें, तमाम घेराबंदी के बाद राजनीति यह जरूर मान रही है, और तमाम लोग मानते हैं कि अभी नीतीश का विकास बिहार में विकल्प तैयार नहीं हुआ है। उस विकल्प तैयार नहीं होने की वजह परिवारवाद से दूर रहना और व्यक्तिगत रूप से भ्रष्टाचार से दूर रहना। वो जैसे ही बेटे को लाते हैं राजनीति में, तो आज की तारीख में कई सवाल जुड़ते हैं कि निशांत राजनीति में आकर के क्या करने जा रहे हैं। चुनाव लड़ेंगे, जीत भी जाएंगे, मान लिया विधायक हो जाएंगे। सवाल यह नहीं हो रहा है बिहार की राजनीति में, सवाल यह हो रहा है कि नीतीश कुमार को जो खारिज करने की विरोधियों की कोशिश है कि उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी से दूर किया जाए। भाजपा की भी कोशिश है कि हम ज्यादा से ज्यादा उनसे ज्यादा सीट ले आए, उनको तालमेल में कम सीट दें, और फिर बाद में महाराष्ट्र की तरह की घटना दोहरा दी जाए। मीडिया में भी विश्लेषण है, और नीतीश जी को भी यह बात हो रही है। तो अगर नीतीश जी अपने पुत्र को ले आते हैं, और खुदा न खास्ते अगर उनको कम ही सीट मिल जाती है, जैसे अभी मुख्यमंत्री बने हुए, या ज्यादा ही मिल जाती है, उस समय कहते हैं नीतीश कुमार की अब हमको छोड़ दीजिए, मेरा उम्र हो गया, आप मेरे बेटे को मुख्यमंत्री बना दीजिए। तो क्या भाजपा तैयार हो जाएगी, या फिर लालू जी के साथ चले जाएंगे, मान लिया पलट के कि भाजपा की तरह बात नहीं मन रही है, क्या लालू जी बोलेंगे हाँ ठीक है, आप अपने बेटा को मुख्यमंत्री बना लीजिए, मेरा बेटा उप मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो फिर ये सिलसिला कहाँ चलेगा, बात यह समझने की है। कुल मिला के जो हम लोगों के स्तर पर जो सूचना आ रही है, चल रही है, ये बात पूरी तरह निराधार नहीं है कि निशांत राजनीति में आ सकते हैं। चर्चा है, चर्चा को बल मिलने का भी है। कोई जो जदयू में भी जो खेमा है, कई खेमा है, एक जो खेमा है जिसको यह लग रहा है कि जदयू में टूट हो सकती है, जो भाजपा के माध्यम से, उसमें नाम लिया जा रहा है, संजय झा का नाम ले लिया जाए, ललन सिंह का भी नाम लिया जाता है कि वो भले नीतीश जी के साथ है, लेकिन उनकी विश्वसनीयता भी इसलिए संदिग्ध हो गई कि वो भी कई बार उलट पलट कर चुके हैं। आपको एक अशोक चौधरी होते हैं, चूंकि उनकी भी निष्ठा बहुत संदिग्ध है, कांग्रेस की उपज है, चूंकि उनके पिताजी महावीर चौधरी कांग्रेस से थे, कांग्रेस में रहे, फिर तालमेल से जब कांग्रेस का तालमेल होने लगा लालू जी के साथ, तो वहां मंत्री भी बने थे, जेल मंत्री भी बने थे, तमाम चीजें हुई थी। घूमते फिरते फिर नीतीश जी के साथ आ गए, और उनको अब अपने से ज्यादा चिंता बाल बच्चों की है। बेटी को टिकट दिलवा दिया चिराग पासवान की पार्टी से, वहां उम्मीदवार बना दिया। अब कहा जा रहा है कि अब दामाद को भी उम्मीदवार बनाने के चक्कर में हो, कहां से उम्मीदवारी मिले, तो वो चाहे जदयू से मिल जाए या भाजपा में मिल जाए, तो जदयू में खुद है तो नीतीश जी को समझा के दे देंगे। वहां समस्या है कि वहां राजो सिंह के पोते होते हैं, वहां विधायक हैं, उनका टिकट कैसे का क्या मामला, तो इनका भी संदिग्ध लग रहा है। तो इसमें मिला के जो फिर एक खेमा बच जाता है, वो श्रवण कुमार का भी खेमा है। और श्रवण कुमार के खेमे में जो आपने कहा श्रवण कुमार की बात, श्रवण कुमार है भी है, तो वो उस तरीके से बोल नहीं पाते हैं। और उनकी काट के लिए जो अभी जो वर्मा जी को लाया गया है, जो अधिकारी थे और जो उनको आगे बढ़ाया गया है, जो आरसीपी सिंह की तरह जो लाए हैं नए चेहरे को, उनको था कि नीतीश जी प्राथमिकता देंगे, तमाम चीजें होंगी, बातें होंगी। तो यह जो खेमा है वो चूंकि हमको नहीं हो रहा है, हम आगे नहीं हो पा रहे हैं, श्रवण कुमार चुप हैं, तो ऐसा करिए कि उनके बेटे का नाम आगे लाइए, और उनके बेटे को समझा बुझा करके कि इधर जो दावेदारी है कि हम नहीं रहे, कहीं श्रवण कुमार को ही ना उत्तराधिकारी मान ले। तो मैंने यह जो है, मैंने एक भविष्य का जो होता है ना कि एक ताना बाना, एक मैंने कल्पना करना, तो उसमें है कि इनको ले आइए, इनको कहवा दीजिए, और आधार बनाया जा रहा है कि पिताजी को कहे थे कि वोट दीजिए, अच्छा काम कर रहे हैं और आगे करेंगे। सवाल पूछा जाएगा तो सवाल का तो जवाब किस रूप में आएगा, तमाम बातें हैं। तो इस रूप में मुकम्मल बातें हो रही है।
तो हमको अभी फिलहाल नहीं लग रहा है कि जो डेडलाइन तय है, तो कुल मिला के जो मेरा आकलन है और मेरा निष्कर्ष यह है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार खरमास के बाद पाला बदलने वाले थे, उसी तरीके से निशांत भी जो है होली के बाद जो है सक्रिय राजनीति में आने वाले हैं। अब ऐसे राजनीति में तो कुछ भी संभव है, क्योंकि नीतीश कुमार अभी पलटी नहीं मारेंगे। हम लोग अभी भी इस अंदाज पर कायम है, इस अनुमान पर कायम है, लेकिन इसको भी जिस तरीके से 100% खारिज नहीं किया जा सकता, तो अप्रत्याशित नहीं किया जाए। लेकिन जो बेचैनी है, जो बाजार में इस बात को ला करके, खबर में इस बात को ला करके कि निशांत आ सकते हैं राजनीति में, इसके बाद की जो प्रतिक्रिया है, वो प्रतिक्रिया जो है कहीं ना कहीं नीतीश जी को अगर कुछ समझाने में कामयाब हो भी जाए उनके आजू बाजू के लोग कि ले आइए लड़के को, क्या दिक्कत है, तो अब कम से कम वो नहीं तैयार होंगे इस बात के लिए। जिस तरीके से प्रतिक्रिया आ रही है, तमाम चीजें हैं, राजद की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है। राजद की ओर से बड़े नेता ने नहीं कहा, लेकिन शक्ति यादव वगैरह हैं, उन्होंने कहा कि अरे अभी आएंगे तो जूनियर सीनियर, जो कुछ तरीके से बातें हो रही है, तो इस तरीके से मसला है जी। नहीं, दूसरा निशांत खुद भी कहते रहे हैं कि राजनीति में उनकी रुचि नहीं है, अध्यात्म में ज्यादा रुचि है, और सीधे लाकर वारिस बना देना भी, क्योंकि जदयू का कैरेक्टर एक पारिवारिक पार्टी का नहीं रहा है। जिस जैसे लोजपा एक रामविलास पासवान की पॉकेट की पार्टी है थी, और लालू यादव की पार्टी आरजेडी थी, उस तरह से जदयू का वैसा कोई पारिवारिक सेटअप नहीं रहा है। वो एक कमोबेश एक सेकुलर पार्टी है, और अलग अलग विचारधारा के लोग उसमें हैं। नीतीश कुमार उसके नेता है, सर्वमान्य नेता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो जो कहेंगे वो आंख बंद करके सारे नेता मान लेंगे। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार, जैसा आप क्या बता रहे हैं, कि अभी तुरंत तुरंत ऐसा कोई फैसला भी नहीं लेने जा रहे हैं। और अगर निशांत राजनीति में आते भी हैं, तो वे नीतीश कुमार के वारिस के तौर पर या जदयू के कमांडर के रूप में नहीं आएंगे। आना भी होगा तो एक कार्यकर्ता के रूप में या नेता के रूप में किसी रूप में आ सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, या विधान परिषद के जरिए लाए जा सकते हैं। ये आप कहना चाह रहे हैं? जी, हम इसलिए इसमें थोड़ा और स्पष्ट कर दें कि नीतीश जी की जो राजनीति है और जो साधते हैं अपने आजू बाजू के लोगों को, आप देखिए कभी आरसीपी सिंह को आगे बढ़ाया तो थोड़ा ललन सिंह को दूर किया, नलन सिंह को नजदीक किया तो आरपी सिंह ज्यादा आंख दिखाने लगे तो उनको निकाल बाहर का रास्ता दिखा दिया। कभी अशोक चौधरी को पुचकार देते हैं, कभी दुलार देते हैं, कभी वो महावीर चौधरी के बदले उन्हीं को माला पहनाने लगते हैं, उनका बाल टहलाने लगते हैं। तो ये जब तरीके से जो बातें होंगी, इसमें होता क्या है कि सब लोग भरोसे में रहिए कि भैया कोई हमारे दुश्मन नहीं, हम आपको मान रहे हैं ना जी, हम हैं तो आप हैं ना जी, सब कुछ है। जैसे ही बेटा सामने आ जाएंगे, तो जिन लोगों की महत्वाकांक्षा है कि अरे भैया अब तो क्या होना है, अब तो बेटा को लेके आ ही गए, तो जो पार्टी कल टूटने वाली हो आज न बिखर जाएगी सर, यह भी तो देखने की बात है। फिर संजय किस दिन का इंतजार करेंगे, अशोक चौधरी किस दिन का इंतजार करेंगे, ललन सिंह फिर काहे को इंतजार करेंगे, बेटा आ ही जाएंगे, नीतीश जी रहेंगे, पार्टी सिखा देंगे, बढ़ा देंगे, फिर आगे उनको कर देंगे। तो ये लोग क्या करेंगे? नीतीश की यही पूंजी है ना कि संतुलित करके चलते हैं, कहते कि हमको क्या लेना है भैया, हम हैं तब तक हैं, फिर तो आप ही लोगों का राजपाट है। तो यह कह के जो राजनीति चलती है, इसमें बाधा हो जाएगी जी। जी, तो चलिए, ये तो बात हो गई नीतीश कुमार की, उनके बेटे के राजनीतिक उत्तराधिकार की। पप्पू यादव जो पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं, अब बेचारे फंस गए, उनको जान का डर सता रहा है। उन्होंने अभी आज खबर छपी अखबारों में कि उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक चिट्ठी लिखी है और कहा है कि झारखंड के भी कुछ जो बड़े गैंगस्टर्स हैं, उन्होंने गैंगस्टर का नाम लिया है, कि उसने उन्हें धमकी दी है। उसके पहले उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई पर एक बयान दिया था बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद, ये 24 घंटे में हम खात्मा कर देंगे। उसके बाद उनको धमकी मिलने की बात सामने आई। बिहार से भी उनको एक धमकी मिलने की बात सामने आई थी। बाद में पुलिस की जांच में पता चला कि वो पप्पू यादव का एक पुराना कोई समर्थक कार्यकर्ता था। तो पप्पू यादव न तो झारखंड से सांसद है, न वो लोकसभा झारखंड में रांची में है। हेमंत सोरेन से मांगने का क्या मतलब? वैसे तो फिर अगर अमेरिका से धमकी आ रही है तो वो ट्रंप से भी मांग सकते हैं सिक्योरिटी, कि आपके देश से मुझे धमकी भरा फोन आ रहा है। क्या पप्पू यादव, क्या ये कोई राजनीतिक प्रपंच है या सचमुच डरे हुए हैं? क्या लगता है? एक समय बड़े बाहुबली थे बिहार के जो बाहुबली राजनीतिज्ञों में नाम आता है टॉप 10, तो उसमें पप्पू यादव का भी अपना एक नाम आता है।
ये स्थिति हो गई पप्पू यादव की पिछले कुछ सालों में कि अब उनको डर के मारे बुलेट प्रूफ कार पे चढ़ना पड़ता है और झारखंड के मुख्यमंत्री से Z+ सिक्योरिटी मांगनी पड़ती है। नहीं देखिए, बिहार में जो राजनीति का अपराधीकरण कह लीजिए या फिर बाहुबल की ताकत, तो शुरुआती दौर में जैसे आपने शुरुआत में कामदेव सिंह की चर्चा की थी, तो कामदेव सिंह का जो अपराध था उसका राजनीति भले इस्तेमाल जिस रूप में कर लेता था, लेकिन जो बाद के दिनों में जिस तरीके से अपराध को संरक्षण मिला और अपराध का राजनीति का इस्तेमाल हुआ, वो दोनों हिसाब से बहुत अंतर था। जिस राजनीति ने कामदेव सिंह को खड़ा किया, कामदेव सिंह बनाया, उसी राजनीति ने उनको निपटा भी दिया बहुत तरीके से, जब वो बाधा माने बन करके खड़े होने लगे। लेकिन पप्पू यादव सरीखे जो चेहरे हैं, वो राजनीति की ऐसी उपज है जो राजनीति के लिए खतरनाक साबित हुए ना, अपने गुरुओं के लिए। पप्पू यादव का जो राजनीतिक उभार है, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि छोड़ दीजिए, वो बाहुबली की पृष्ठभूमि नहीं रही है, लेकिन उनसे जो शुरुआत होती है, चाहे पप्पू यादव हो या ABCD, एक पर एक हर एक, क्योंकि जिस तरीके से राजनीति में छतरफ खड़े हुए 90 के दशक के बाद जो शुरुआत हुई उस दौर में, तो हर एक इलाका में अलग अलग छतरफ खड़े हुए। अब आप सीमांचल के इलाके में देख लीजिए, तो जो अगरे पिछड़े की आग लगी उसमें तमाम चीजें हुई, तो एक तरफ से पप्पू यादव आए, किस खेमे से आए? शोभादिका लालू जी के खेमे से आए थे। इधर से आनंद मोहन खड़े हो गए, खेमा हुआ। बाद के दिनों में दोनों तरफ से कई कई खेमे हुए, जो आज मंत्री वगैरह बन के बैठे हुए हैं। बहुत लोग जो आनंद मोहन के खेमे से ही थे, नीरज बबलू, कौन कौन, तमाम चीजें, किशोर कुमार मुन्ना, फलाना ढेकाना, बहुत दर्जनों लोग थे, सब राजनीति में आ गए। इधर आप चंपारण से आइएगा, सतीश दुबे अभी केंद्रीय मंत्री बने हुए, कौन थे, क्या थे, किस तरीके से अलग 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 दलों में खड़े थे। बाद बबलू देव हो गए, वहां पप्पू देव का उभार हुआ। इधर से आके फिर जो आ गए आपको सिवान वगैरह में, तो शहाबुद्दीन ने विरासत थाम ली, उनका किस तरीके से उभार था। और सतीश पांडे फाने, जो काली पांडे कांग्रेस के दौर में, बाद में सतीश दुबे वगैरह हो गए। और इधर जो आके पांडे करके, उनका जो अमरिंदर पांडे वगैरह, जो बाद के दिलों में जिला परिषद के अध्यक्ष वगैरह हुए, MLC वगैरह हो गए। इसी तरीके से इधर से आ गए आपको सुनील पांडे, कौन कौन, तमाम चीजें। और बाद के दिनों में 2000 करीब आते आते जो राजनीति में हुआ, सूरजभान हो गए, मुन्ना शुक्ला हो गए, उनके भाई लोग तो मर खप गए उसी दौर में। तो फिर सूरजभान, मुन्ना शुक्ला, तमाम लोग आ गए। वो नागा सिंह, कौन सिंह, बहुत सिंह हो गए, दर्जनों नाम है। लेकिन आज की तारीख में जो राजनीति है, जो बाहुबल से आके राजनीति में समायोजित हो गए, वो राजनीति ने उनका इस्तेमाल किया, उनको भी ताकत मिली। उनके बाहुबल का इस्तेमाल राजनीति में हुआ, तो धनबल के रूप में उनको भी वापस मिला, एक नया पुनर्जीवन भी मिला। लेकिन इसी राजनीति ने उनको बहुत तरीके से कसा भी। अब आनंद मोहन सरीखे लोग जीवन कारावास की सजा पा गए, तमाम चीज हो गए। पप्पू यादव भी लंबे समय तक जेल रहे हैं, उनकी अच्छी खासी उम्र जेल में गुजरी है। अजीत सरकार हत्याकांड में फिर बच गए, कैसे हो गए, क्या हो गया, तमाम चीजें हैं, निकल गए। आज के तारीख में जो सियासत चल रही है, वो जिसकी भी चल रही, अब बाहुबल से सियासत नहीं चल रही है। वो जो पुरानी पहचान है जो कमाई हुई है कि बाहुबली है, आज के तारीख में यकीन मानिए कि अब बिहार में कोई ऐसा बाहुबली नहीं है जो सचमुच बहुत 10 घंटा गोली चला सके। और अनंत सिंह तरीके STF घेर लिया तो 2 दिन गोली चलती रहे। अनंत सिंह भी है, ठीक है, चलता है, वहां दूसरा तरीका है, क्योंकि मोकामा की पृष्ठभूमि अलग है, वहां की जो राजनीति है और अपराध है उसका दूसरा परिभाषा है। तो पप्पू यादव को कुल मिला के इस बार भी चुनाव जो जीते हैं, बहुत तो भटकते रहे बीच में, किसी पार्टी में कहीं शरण नहीं मिला, अपनी पार्टी बना के चल रहे थे। कांग्रेस में गए, टिकट मिला था, नहीं मिला, लालू जी नहीं लेने दिए, तो निर्दलीय लड़े, खैर जीत गए। इसलिए नहीं जीत गए कि बाहुबली थे, इसलिए जीत गए कि एक जनप्रतिनिधि के रूप में जिस तरीके से कुछ काम वगैरह सकारात्मक हुआ होगा, तो लोगों को लगा कि बहुत दिन से यह शक अज्ञातवास में है, तो चलो इसको एक पुनर्जीवन दो। लेकिन पुनर्जीवन मिलने के बाद अब क्या है कि कांग्रेस का तो बिना बुनाए बाराती बने हुए हैं, कायदे से अगर मानिए तो। कांग्रेस में तो है नहीं, और कांग्रेस के तो सांसद है नहीं, है तो निर्दलीय जीते हुए हैं। अब कांग्रेस का कैसे सांसद हो जाइएगा तो फिर बहुत नियम कानून कायदा है जो वो लागू होगा, तमाम चीज। हाँ, पत्नी उनकी है कांग्रेस में। और एक मामला आया भी था कि लॉरेंस बिश्नोई से उनको हो गया तकरार, तमाम चीजें। डर तो है ही है, जो पृष्ठभूमि है
तो आदमी का पीछा नहीं छोड़ता है। तो सुरक्षा चाहिए, तमाम चीजें चाहिए। तो चला गया, मामला बना नहीं था। किस तरीके से मामला आ गया कि लॉरेंस बिश्नोई नाम का कोई ऐसा धमकाने वाला आदमी नहीं था, कोई दूसरा लोग था, उन्हीं से जुड़ा लोग था। किस तरीके से मामला आया, तब उनको लगता होगा कि चूंकि चुनाव वगैरह के समय में आए थे, यहाँ प्रचार प्रसार में लगे थे, हेमंत सोरेन से कुछ नजदीकी वगैरह हुई थी, तो उनको लगा होगा कि कहीं कुछ मिलने का प्रावधान होगा तो मिल जाए। अब हेमंत सोरेन को तय करना है क्या करेंगे अगर उनके अधिकार क्षेत्र में है। लेकिन हमको नहीं लगता है कि इससे कोई बहुत बड़ा उनको कुछ मिलने वाला है। लेकिन भीतर का जो भय है, जो है तमाम नेताओं को, जो पहले का जो पुराना इतिहास है ना, वो पीछा नहीं छोड़ रहा है। और अब कम से कम वह दौर नहीं है कि अब पहले बहुत बहुत हथियार लेके इधर उधर घूमता फिरना चलना, क्योंकि कम से कम नीतीश कुमार के राज में कुछ ना कुछ स्थिति तो बदली है, एक सकारात्मक तरीके से सोचिएगा। क्योंकि जो कहिएगा ना कि गुंडा राज की जो चर्चा लालू जी के समय में होती थी, तो हम लोग का इलायची था कि गुंडा राज जो है, गुंडा राज तो है, लेकिन गुंडा राज में सरदार कौन है? कोई एक सरदार नहीं है। उस गुंडा राज में लालू जी अलग सरदार थे, रामविलास जी अलग सरदार थे, नीतीश जी अलग सरदार थे। अब और भी छोटा मोटा क्या नाम गिना है, तो रामविलास जी के पास कौन कौन सरदार थे? रामा सिंह, मन सरदार तो खुद थे। सेनानी कौन थे? सिपाही रामा सिंह, मुन्ना शुक्ला, सूरजभान, सब लोग तो इन्हीं के पास थे। सबसे पहले तो राजनीति में बाहुबली को कौन लाए कि लालू जी की काट के लिए? सुनील पांडे को सबसे पहले किसने टिकट दिया था? सुनील पांडे तो सबसे पहले समता पार्टी के टिकट पर विधायक बनने का चुनाव लड़े थे और नीतीश जी के साथ ही रहे। अभी अलग बात है, चले गए, बेटा भाजपा में चला गया। तो इस तरीके से स्थिति बन रही थी। और आज के तारीख में जो तमाम तथाकथित गुंडा राज के चेहरे थे, तो अब तो तमाम चेहरे नीतीश जी के साथ हैं और भाजपा के साथ है। अब तो लालू जी बहुत कमजोर सरदार हैं, माने इस रूप में जो है अपराधियों के संरक्षण के मामले में। तो पप्पू यादव को लेकिन अभी भी नीतीश कुमार जब यात्राओं पर निकलते हैं, अभी भी यात्रा पर निकले हुए थे, प्रगति यात्रा पर। अभी तो की तबीयत खराब हुई तो रुकी है, उसमें अभी भी वो लालू का गुंडा राज और जंगल राज याद दिलाते हैं। ये नहीं बताते हैं कि लालू राज के जो जितने जंगल राज के जितने शेर बाघ चीते भालू थे, वो आज की तारीख में नीतीश कुमार के ही चिड़ियाघर में बंद है। सब इन्हीं के चिड़ियाघर की शोभा बढ़ा रहे हैं, जितने जंगल राज के जो दैत्य दानव थे। तो इसको क्या कहे, इसको कैसे सके? हालांकि ये बात यह है कि नीतीश कुमार ने लालू की तरह छूट नहीं दी है उन नेताओं को, लेकिन रखा तो इन्होंने अपने साथ आनंद सिंह हो या आनंद मोहन हो। तो सर इसमें तो बहुत साफ है ना कि वो जो रामायण महाभारत में जो कहानी धार्मिक पुस्तक में नहीं भस्मासुर की कहानी सुनाई जाती है कि वरदान दे दिया भोले शंकर ने, तो अब कहा कि लो पहले तुम ही पर प्रयोग कर लेते हैं। तो भोले शंकर को तो इतनी शक्ति थी, तो क्या क्या बहुरूपिया धारण करके उसका नाश किए। लेकिन लालू जी के समय तो यही स्थिति भस्मासुर वाली हो गई थी ना कि उन्होंने इतने लोगों को खड़ा कर लिया छत्रपों को कि सब बेकाबू हो गए। अभी स्थिति तो ऐसी, देखिए कहानी भला बुरा जिस रूप में मान ले, लोग उसको नकारात्मक रूप में ले लेता है, कोई जो विरोधी है सकारात्मक जैसा जिसका अपना लाभ हानि के हिसाब से परिभाषित करता है। लेकिन यह तो सच्चाई है ही ना सर कि मुख्यमंत्री आवास में जो मुख्यमंत्री का करीबी है, मुख्यमंत्री आवास से जुड़ा हुआ लोग है, वह यह शिकायत के साथ उस आवास में पहुंचता है कि हमारा कार पटना की सड़क पर कोई छीन लिया। और वह कार वो जब कैंपस के पास या भीतर बाहर खड़ा दिखता है और वह सब जिसके यहाँ पैरवी लेके जाता है, वह कहता है चल जाने दीजिए, अपना ही बच्चा है, दे दीजिएगा, कुछ खर्चा पानी मेहनत किया होगा उतना दूर से, अब छीनने उनने में भी तो लगा ही होगा बेचारे को। यह स्थिति हो गई थी। तो कम से कम नीतीश जी ने तो कम से कम भोले शंकर का ही भस्मासुर को निपटे कि भैया अपराधी को संरक्षण भी दिया। तमाम अपराधियों को जो लालू जी के राज में भले लालू जी के साथ रह के या विरोधी खेमे में रह के जातीय ताने बाने के हिसाब से भले ताकतवर बने, लेकिन नीतीश जी ने सबों को तो पहले जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया, लगभग को सजा याफ्ता स्पीडी ट्रायल करा करा के तमाम चीजें कर दी। लगभग कौन है, आनंद मोहन वही स्थिति में पहुंच गए। आज तो जेल से किसकी कृपा से निकले हैं? आप लाख भले ताकत का कुछ इजहार कर लीजिए और भाषण दे लीजिए, प्रवचन दे लीजिए, नैतिकता के धरातल पर आप नीतीश कुमार के साथ जाके किस रूप में पेश आइएगा? उनको क्या बार्गेन करिएगा और नहीं करिएगा? मुन्ना शुक्ला की क्या हाल हो गई? सजा याफ्ता है, खुद मैदान में नहीं लड़ सकते।
आप सूरजभान की क्या स्थिति हो गई नहीं हो गई, खुद मैदान से बाहर हैं, ठीक है, भाई बन गए, पत्नी बन गए, तमाम चीजें हो गई। तो इस तरीके से अनंत सिंह ही अभी देखिए, अनंत सिंह को भी कैसे सजा हो गई, कितनी जल्दी हो गई थी, AK-47 और 56 घर से कब निकला, लिपि सिंह के समय से निकला था और तमाम चीजें हुई थी, कितने दिन की कहानी है, और इतनी जल्दी सजा भी हो गई और फिर निकल भी आए, वो भी थे हिसाब से निकालते रहते थे, जैसे पेड़ पर निकलते हैं ना बाबा लोग हरियाणा तरफ, किधर किधर कौन कौन बाबा आ जाते हैं, बीच बीच में निकलते रहते, तो ऐसे ही अनंत बाबा भी निकलते रहे थे, लोकसभा चुनाव के समय भी निकले थे ललन सिंह जी के सेवा के लिए कथित रूप से, अभी भी निकल के घूम रहे थे। तो अभी असहज स्थिति की है, चुनाव का समय है, तो फिर उनको कहा कि थोड़ा आराम करिए, अभी दिक्कत है बाहर में बहुत। तो इस तरीके फिर से अब चुनाव के कुछ दिन पहले फिर निकलेंगे। क्या है, सब तरफ कानून का किस रूप में देख ही रहे हैं, तमाम चीजें तो खुली किताब है, इसमें कहना क्या है, जरूरत होगी तो आएंगे, नहीं जरूरत होगी तो आराम करेंगे, क्या दिक्कत है, भाई है, पत्नी है, चुनाव लड़ लेंगी, यही होगा ना बहुत से बहुत तमाम चीजें, वहां भी गोलबंदी है, क्योंकि जो स्थिति है, जो आप अनंत सिंह पर आ गए चूंकि चर्चा करते करते, वहां स्थिति यह है कि अनंत सिंह कम से कम प्रभावशाली भूमिका में तो है ही है ना, राजनीति के हिसाब से वहां जीतते रहे हैं, तो उनके भाई भी जीतते रहे हैं, लालू जी के साथ थे, मंत्री हैं, इनकी निष्ठा हिलते डुलती रहती है, कभी इधर रहते हैं, कभी उधर रहते हैं, जरूरत के हिसाब से लोग इस्तेमाल करता है अनंत सिंह को भी। और नीतीश जी से चूंकि पुराना इनका जुड़ाव इसलिए रहा है कि नीतीश जी का संसदीय क्षेत्र वही बाढ़ रहा है, अब तो बाढ़ का वजूद नहीं है लोकसभा में, तो उस हिसाब से उनका रहा है, चूंकि उनकी भी नीतीश जी की भी जरूरत रहे हैं, तो उस हिसाब से है। और वहां चूंकि चुनाव होना है, वहां एक मुकाबले में जो वहां खड़े होते थे अशोक महतो वगैरह, जिनको ललन सिंह के खिलाफ चुनाव में लालू जी ने खड़ा किया, वो चुनाव लड़ नहीं सकते, तो पत्नी शादी किए थे नया, जल्दी से कहीं से दुल्हन का इंतजाम किए, फिर अपना जो है चुनाव लड़े, खैर हार गए। अशोक चौधरी भी एक चेहरा है जो पूरा लंबा चलते हैं, नालंदा वगैरह सब में प्रभाव देंगे, नवादा वगैरह तमाम में। उधर से सूरजभान की अपनी राजनीति है, तो इस तरीके से है, क्योंकि लालू जी के साथ सूरजभान वगैरह आ रहे हैं पारस जी के माध्यम से, क्योंकि है पशुपति कुमार पारस के साथ, तो उनको भी तो उम्मीदवारी टिकट चाहिए, पृष्ठभूमि तय करनी है, तो उस हिसाब से राजनीति हो रही है और उस हिसाब से ताना बाना बुना जा रहा है। तो यही उसी पर मैं आ रहा था कि चिराग और पारस दोनों एनडीए की तरफ थे, लेकिन अब पारस लालू की तरफ आ रहे हैं। जीतन राम मांझी रह रहकर कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि बाद में उनके बेटे को पैचअप करना पड़ता है। तो बिहार की राजनीति में क्या संभावनाएं दिख रही है एनडीए के खेमे में? अगर बात करें तो भाजपा, जदयू और चिराग पासवान की जो पार्टी है एलजेपी-आर, इसके अलावा कुपेंद्र कुशवाहा है, जीतन राम मांझी भी अभी है, लेकिन क्या रुख करेंगे ये कहा नहीं जा सकता है। कैसा समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, जिस हिसाब से बिहार की राजनीति जा रही है आज की तारीख में, जो अब तक के डेवलपमेंट में हम एक प्रशांत किशोर का भी इसमें एक एंगल बनेगा। हाँ, तो वही आज तक की जो स्थिति है, जिस तरीके से समीकरण अब तक की है, आज ही की तारीख में नया डेवलपमेंट है कि आप देखे होंगे कि मुसलमानों में डिवाइड करने के लिए मोदी जी तो पसमानदा की बात बाद में किए, जब प्रधानमंत्री बने हैं तब जाके, वो भी पहले चुनाव में नहीं किया, कि दूसरे तीसरे चुनाव में किए, लेकिन नीतीश जी ने लालू जी से मुस्लिम मतों को छीनने के लिए जिस पसमानदा की बात की थी, और उन्होंने पसमानदा समाज के आदमी को राज्यसभा में भेजा, मतलब अली अनवर चेहरा होते थे, अली अनवर को भेजा था, अली अनवर पत्रकार थे, तो अली अनवर पत्रकार थे, तो उनको लाया राजनीति में, उन किताब वगैरह भी लिखे थे, उस पर काम कर रहे थे, पसमानदा मुसलमानों पर। पसमानदा 96 के आसपास जब मैं प्रभात खबर रांची में था, तो अली अनवर आया करते थे, उस समय हरिवंश जी हमारे संपादक थे, उनसे मिलने, उस समय पत्रकार ही थे, और नया नया उन्होंने पसमानदा राजनीति उस समय शुरू की। हाँ, अब ठीक बोल रहे हैं, 96-7 के बात होगा। और उन्होंने एक संगठन भी बनाया था, एक संगठन भी उन्होंने पसमानदा के नाम पर बनाया, पसमानदा मुस्लिम महाज नाम था उसका, तो उसको लाए थे नीतीश जी और सभा भेजे। आज की तारीख में नीतीश कुमार को साथ छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन कर लिए अली अनवर। आज अली अनवर साथ में किसको लेके गए, तो लेके गए माउंटेन मैन के नाम से जो दशरथ मांझी प्रसिद्ध हैं, उनके पुत्र भागीरथ मांझी को। अब आप इस समीकरण को समझिए
कि किस रूप में कांग्रेस भी वहां जमीन बना रही है, तलाश रही है कि भैया अकेले नहीं तो लालू जी से भी हम बार्गेनिंग करें कि भैया आप न समझिए कि आप ही के पास मुसलमान सब है, मेरे पास भी तो है ही है। आपके पास ही जो है नहीं समझिए कि अति पिछड़ा और महादलित होंगे, मेरे पास भी दशरथ मांझी जैसे चेहरा थे, उनके पुत्र हैं जिनको आदर्श मानते हैं। भले उन पर फिल्म बना के कोई माया नगरी वाला ठग ले गया उनके परिजनों को, मांझी जी उनके नाम पर खुद सांसद बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, समधिन बन गई, बेटा बन गई, बहू बन गई। मांझी जी के बेटा को तो कुछ नहीं किया, तो आज उनका बेटा राजनीति में आ गया तो घूम घूम के इतना तो कह ही सकता है कि भैया हमारे पिताजी के नाम पर राजनीति करा, हम लोगों को तो कुछ दिया नहीं लोग। तो एक अपना इस हिसाब से प्रशांत किशोर की जो राजनीति है, तो उनकी जो भी तमाम कोशिश है और अब तक का प्रदर्शन है, वो यकीन मानिए कि इस चुनाव में उनका कुछ बहुत कुछ होना जाना नहीं है। उनके तमाम प्रयोग जो हैं वो चुनाव में देखे जा चुके हैं, वो कहाँ किसको क्षति पहुंचाएंगे नहीं पहुंचाएंगे उनको पता है। इसीलिए वो एक तरीके से होता है ना कि एक बड़ी प्रतिक्रिया थी, वहां के पुराने समाजवादी है उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि यही बात हो गई ना कि जो क्लर्क का परीक्षा नहीं पास करता है ना, वो यूपीएससी का तैयारी करवाने लगता है। जो नहीं दिल्ली जाते हैं तैयारी करने, बहुत लोग यूपीएससी की तैयारी करने, और नहीं हुआ तो कोचिंग खोल लिया, अब चलो हम नहीं बने दूसरे को बनाएंगे। तो प्रशांत किशोर की आज के तारीख में वही है, क्योंकि जो करना था कर लिए हैं, अब आए हैं, उनका यही एक नया रोजगार है। तो इस रोजगार का जमना इतना आसान नहीं होता है। हम मुकेश सहनी शरीके अगर चाहते तो हो जाते, मुकेश सहनी का उभार हुआ था ना, जो आए मंत्री भी बन गए थे, 2-3 हो गए, टिकट टुकट मिल गया, सब कुछ है। एक माने मल्लाह समाज का, मछुआ समुदाय का वोट है, लेकिन उस हिसाब से टिकट मिल जाता है, लोग तालमेल में ले लेता है, तो 2-4 टिकट भी मिल जाए, 1-2 एमएलए जीत के आ जाए, उस हिसाब से लाभ लीजिए। तो उनका अभी कुछ नहीं है, जो भी रणनीति कर रहे हैं ले दे के। नीतीश कुमार की रणनीति बहुत साफ है, और भाजपा की, भाजपा को है कि हमको किसी तरीके से अब बहुत हो गया, हमको मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए, लेकिन मजबूरी है कि अब नीतीश को धक्का दें तो कैसे दे, निकलने दबोचने की कोशिश तो तमाम चल ही रही है, लेकिन सफल नहीं हो पा रही। अब नीतीश भी मानने को तैयार नहीं है। इधर प्रशांत किशोर ने तो एक तरीके से पूरा अंतिम अस्त्र चला दिया। अब आप किसी के उम्र के तकाजे के आधार पर किसी को आप मानसिक रूप से दिवालिया घोषित कर दीजिए, अब इससे ज्यादा अस्त्र क्या चला सकते हैं राजनीति में। तो प्रशांत किशोर ने तो वही किया, जाके सत्याग्रह में बैठे, खुद गंगा नहा लिए, फिर सामान्य सत्याग्रह पर बैठ गए। तो ऐसा तो होता नहीं है ना, इस देश में उदाहरण है। अभी कृषि आंदोलन में देखिए ना, कितने दिन हो गए, हमको लगता है महीना से ज्यादा हो गया, कौन चरनी करके हैं जो अनशन पर बैठे हुए हैं किसान नेता। तो क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो भाजपा और नीतीश में है कि नीतीश को है कि हमको ज्यादा सीट लाना है तो लाना है, और कैसे लाएंगे, जब हम भाजपा से ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ेंगे, कम से कम भाजपा के इतना तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। अब भाजपा है कि भैया ठीक है चुनाव लड़िएगा तो ऐसा करिए कि हमको जो सीट देना है दे दीजिए, और आप ले जाइए इधर से चिराग जी, मांझी जी, कुशवाहा जी, सबसे आप निपटते उपटते रहिए। अब नीतीश जी का कहना, हम किसी से काहे को निपटेंगे भैया, तुम्हारा बलाए है, ले जाओ तुम, हम अपना जानते हैं, उस समय हम समझेंगे, हमको मुख्यमंत्री बनाना होगा तो बनाइएगा, न तो ले जाइए अपना उधर घूमिए फिरिए, हमको जहां रास्ता देखना होगा देख लेंगे। एक समीकरण वहां काम कर रहा है, लालू जी का अपना समीकरण है। अब मांझी जी का समीकरण बहुत साफ है सर। मांझी जी का जो झारखंड में आंसू का जो अपना हिसाब किताब था ना, उसी तरीके से मांझी जी का है। उनको क्या चाहिए, खुद तो सांसद है ही हैं, बेटे को टिकट, वो भी एमएलसी भी बना लेते हैं, अपना नहीं होता है सीधा चुनाव से। तो बेटे को टिकट मिल जाए, बहू को मिल जाएगा, एक दूसरी बहू भी है मिल जाए, थोड़ा बेटी को भी मिल जाना चाहिए, बेटी दामाद भी है थोड़ा प्रतीक्षा में, समझी समझी है तो समझी नहीं है, समझी को भी मिल जाए तो हो जाएगा, और क्या, उस तरीके से काम बन जाएगा। तो उनको है कि उतना में कम से कम धोखा ना हो। नहीं समझ रहे, चूंकि नीतीश जो ज्यादा हिस्सेदारी मांग रहे हैं ना, वो जो 20 कहा 20 से सुन रहे हैं कि ऊपर भाग रहे हैं, अब कहते हैं कि 20 में भी काम नहीं चलेगा, हमको 125 सीट दे दीजिए। तो भाई कहाँ से सीट बचेगा, किसको दिया जाएगा। चिराग का अपना ही हिसाब किताब है, कम से कम पशुपति जी उधर चले गए, लालू जी में समायोजित हो जाएंगे तो इधर कुछ दबाव कम होगा। लेकिन चिराग पासवान के भी अपनी महत्वाकांक्षा है, उनके पास भी कम दूत भूत नहीं है, लेकिन उनका भी ले दे के है हिसाब किताब है, उनको भी अब किसको टिकट दिलवाना है।
तो है जो है अपना हो जाएगा, तमाम चीजें हैं, उनको ज्यादा मिलेगा। कुशवाहा जी का भी बहुत डिमांड नहीं है, तो इनको 5-6 मिल जाएगा, सीटें हो जाएगी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। पारस जी का है, क्योंकि पारस जी का अब आया है, पारस जी की बातें बहुत साफ हो गई है कि पारस जी के साथ प्रॉब्लम है, खुद तो थे, तो खुद ठीक है, आराम भी कर लेंगे। कम से कम भतीजा का सवाल है, प्रिंस राज का, जो रामचंद्र पासवान के लड़के हैं, जो सांसद थे, उनको समायोजित करना है, और फिर अब लड़के को भी सामने ले आए। उनका लड़का भी अब तक एडजस्ट नहीं हुआ था। ये सब काम रामविलास जी कर ही रहे थे, तो उनका देहांत हो गया, तो फिर अपने ही परिवार में दिक्कत हो गई, तमाम चीजें हो गई। तब ये काम अब उसको खुद करना है पारस जी को, तब बेटे को भी समायोजित करना है, तो उनको भी बहुत दिक्कत नहीं है। सूरजभान को एक टिकट मिल जाए, या तो उनको लड़ना नहीं है तो भाई को मिल जाए, पत्नी को मिल जाए, उसके बाद जो है इधर कुछ विलास पांडे को टिकट मिल जाए, राजू तिवारी को मिल जाए, इस तरीके से 15-20 में उनको भी आराम से, सॉरी, हम हुलास पांडे में गलत चले गए, चिराग पासवान के तरफ चले गए थे, मैंने सूरजभान के भाई को मिल जाए, इस तरीके से हो जाए, और इनको अपने दोनों भतीजा के लिए मिल जाए, इनको भी मिल जाए, और क्या है, मतलब 4-5 सीट चाहिए तो मिल जाएगा। उधर लालू जी की तरफ भी कोई दिक्कत नहीं, लालू जी की तरफ दबाव तब बढ़ेगा जब नीतीश जी जाएंगे, तो अभी नीतीश जी का तो जाना तो हमारे अनुमान में तो नहीं है जाना है, अब जाएंगे तो देखा जाएगा उस परिस्थिति में क्या तो स्थिति होगी। फिलहाल टिकटों की मारामारी एनडीए में ज्यादा है, उधर इंडिया अलायंस में कम है, क्योंकि लालू है और आरजेडी है और वाम दल कुछ है, और बाकी लोजपा का जो पारस वाला गुट है, ज्यादा उसमें माथापच्ची नहीं है, ज्यादा माथापच्ची एनडीए खेमे में ही दिखाई दे रही है। हाँ बेशक, क्योंकि लालू जी को है वाम दलों को साधना है मजबूती से, क्योंकि वाम दलों की ताकत दिखी है, उनका जो वोट है। कांग्रेस को है कि कांग्रेस को बहुत साफ है कि पिछले की तरह सीटें आंख बंद करके नहीं मिलेगी, है ना, कि भैया यहाँ भी साल, क्योंकि पिछली बार बहुत नजदीक जाके सत्ता से दूर हो गया था ना, पिछले बार जो स्थिति बनी थी, इस बार है कि वैसा नहीं करना है भैया, किसी तरीके से बहुत ताकत से रहना है। लेकिन कांग्रेस भी थोड़ा अपना हिसाब किताब बैठा रही है, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से ऐसा कोई दबाव नहीं है, जो हमारी व्यक्तिगत समझदारी बनती है, जो राजनीति से समझ में आती है, वो नाम भले मीडिया के सुर्खियों में राहुल जी आ जाए, या हो जाए, वो हो जाए, बिहार कांग्रेस आज की तारीख में भी लालू जी जैसे चलाते हैं वैसे ही चलता, सीधा उनके अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह है, खुली किताब है, लालू जी के ही दूत रहे हैं, शिष्य भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लालू जी ने ही उनको मंत्री वगैरह बनाया था, तमाम चीजें हुई थी उस दौर में, जब सवर्ण और खासतौर से भूमिहार जहर खाने को तैयार था कि लालू जी को वोट नहीं देंगे, उस समय भूमिहारों में स्वीकारता का बढ़ाने का जिम्मा अखिलेश सिंह ने लिया था, और अखिलेश सिंह की भी राजनीति सीमित है, उनको भी बेटा है, अभी थोड़ा नहीं है, कहीं हाशिए पर है, वो भी लोकसभा चुनाव वगैरह लड़े थे, तो बेटाओं को सेट करने का मामला है, तो बच्चों का हो जाएगा, तो अखिलेश सिंह को अब क्या चाहिए, मंत्री वगैरह बन ही गए, प्रदेश अध्यक्ष है, अपना चल रहा है, काम धाम चल रहा है। मेन जाके इस बार की जो लड़ाई है, वो बिहार की राजनीति में खुद से ज्यादा बाल बच्चों को सेट करने की लड़ाई है, इस बात को भी समझने की जरूरत है, और इस पर भी अभी हम लोग कभी चर्चा करेंगे, तमाम लोग, जो जेपी आंदोलन का ही अभी जमाना है, मान उसी दौर की पीढ़ी के ऊपर जो लोग हैं, अब वो लोग तमाम लोग उम्र के पड़ाव पर हैं, अब सबको अपनी अगली पीढ़ी बढ़ानी है, तो उस हिसाब से सबको सेट करना है, जैसे लालू जी का देख ही रहे हैं, नीतीश जी की भी चर्चा शुरू हो गई, रामविलास जी के ही है, पशुपति जी के सामने, मांझी जी, सब लोग मैंने सामने है, लेकिन जो लोग हैं वो राम कृपाल यादव हो जाए, आपको नंद किशोर यादव हो जाए, बड़े बड़े नाम हैं, अभी महेश्वर हजारी मंत्री थे, तो देखे थे कांग्रेस से टिकट दिलवा लिया था अपने लड़के को, तो सब इस तरीके से है, तो इस हिसाब से राजनीति चल रही है, और अच्छा मीडिया में सब चल रहा है, सुर्खियां मसाला बन रहा है, आम जनता भी मनोरंजन कर रही है, वो भी समझ रही है, कितने उम्मीदवार आएंगे, जो भी आएंगे 3 उम्मीदवार आए सामने रहेंगे, एक चुनना है, तो जनता भी देख ही रही है, अपना सुन रही है, उस हिसाब से बातें हो रही है जी। तो चलिए, हमने चर्चा शुरू की थी निशांत से, और खत्म हुई इस बात पर कि अब जेपी आंदोलन के समय के नेता रहे हों या फिर अपराधी से नेता बने हुए लोग हों, सब एक उम्र के पड़ाव पर, इस पड़ाव पर आ गए हैं कि अब उनको अपने से ज्यादा चिंता
अपने बेटों को, बहुओं को, बेटियों को, परिवारजनों को सेट करने की है। और सत्ता की चाबी भले किसी के हाथ में आए, लेकिन नेताओं को चिंता इस बात की है कि सत्ता तो मिले, लेकिन साथ में हमारे परिवार का सदस्य भी राजनीति में दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी स्थापित हो जाए। तो राकेश जी, आज की इस चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे हम लोग चर्चा करते रहेंगे। बीच में कुछ दिन का गैप हो गया था हम लोगों का, लेकिन अब कोशिश रहेगी कि हम लोग चर्चा करते रहें। आप आए, समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अलग अलग ग्रुपों में भी शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बिहार का चुनाव आ रहा है और हम लोग यूं ही बिहार से जुड़ी नई नई जानकारियां और अलग अलग तरह के विश्लेषण आपके सामने लाते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार।